एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन चैप्टर क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर फॉर आईआईटी जेई। इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक आया है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है? एलिमेंट्स का पेयर बना दिया अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। मतलब इंपॉर्टेंस किसको दी गई है? ऑर्डर को। इंपॉर्टेंस गिवन टू ऑर्डर। मतलब अगर ये चीज कहती है तो भाई ये क्या है? ऑर्डर पेयर है। ये क्या कर दिया हमने? दो नंबर्स का पेयर बना दिया ऑर्डर में। दिस इज नॉट इक्वल टू टू ऑफ वन। मतलब ये और ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो मैं क्या कहूँगा, एक नया डिफाइन कर दिया ऑर्डर पेयर एक्स, वेयर एक्स इज क्या? एक्स इज एब्सिसा और y क्या है? ऑर्डिनेट। और दूसरी चीज क्या होगी? अगर x है वो दो सेट्स हैं, इफ a एंड b आर टू सेट्स, तो x बिलोंग किससे करेगा? a से बिलोंग करेगा, और जो y होगा वो बिलोंग किससे करेगा? b से करेगा। ठीक है, ये चीज समझ में? ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है भाई? किसी ऑर्डर को हमने इंपॉर्टेंस दे दी और उसका क्या बना दिया हमने? पेयर बना दिया। तो एक्स वाई मैं ऐसे किसी भी ऑर्डर को, ऑर्डर पेयर को ऐसे लिखूंगा जिसके अंदर एक्स हमें क्या देगा? एब्सिसा देगा जो एक सेट से बिलोंग करेगा, और वाई क्या होगा? दूसरा सेट होगा, दूसरा सेट का एक एलिमेंट होगा ऑर्डिनेट जो वाई एक्सिस से बिलोंग करेगा। ठीक है, आई ये चीज समझ में? तो यहाँ पे देखो, अगर ये चीज कह दिया हमने, कोई पेयर दे दिया ऑर्डर पेयर 1 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 1 है हमारी, और y की वैल्यू क्या है? 2 वैल्यू है। ये क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हमने ऑर्डर पेयर डिफाइन कर दिए। ठीक है, ये चीज समझ में? ऑर्डर पेयर के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट है सेट। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड पार्टिकल या अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स। मतलब सेट एक गुच्छा है एलिमेंट्स का, लेकिन अनऑर्डर्ड है, अनपेयर्ड है। मतलब उनका हमने पेयर नहीं बनाया है कोई भी। तो अगर इसके अंदर सेट लिखना है तो सेट किसके बराबर आया? कोई भी 1 2 के बराबर आ गया। ठीक है, ये चीज क्या है? ये हमने क्या लिख दिया? सेट की डेफिनेशन डिफाइन कर दी। देखो, जैसे ये दे दिया और एक और मान लिया हमने ये 2 3। अब ये बताओ ए और बी इक्वल होंगे? नहीं इक्वल होंगे। क्यों? ए इज नॉट इक्वल टू बी। दो सेट्स के इक्वल होने की दो कंडीशंस होती हैं। कंडीशन फॉर इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स। ठीक है भाई, कोई भी दो सेट है इक्वल कब होंगे? पहली कंडीशन क्या होती है? सेम एलिमेंट। भाई दो सेट, यदि ए और बी दो सेट से हमें दे रखे हैं तो उनके अंदर क्या होना चाहिए? सेम एलिमेंट होना चाहिए। यदि ए के अंदर 1 और 2 है तो बी के अंदर भी क्या होना चाहिए? 1 और 2। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, आइए चीज समझ में? क्या चीज हमने कंडीशन लिख दी? किसकी? सेट्स की इक्वलिटी की कंडीशन लिख दी। सेम एलिमेंट होने चाहिए और इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। मतलब दो सेट्स दे दिए, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है उनकी मल्टीप्लीकेशन करना। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सेट्स, या फिर ए क्रॉस बी के बराबर। मान लिया कोई भी ए सेट दे दिया हमें
1 2 और 3, और बी सेट दे दिया हमें ए बी और सी। इसकी हमें क्या लिखनी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखनी है। तो ये ए क्रॉस बी किसके बराबर आएगा, पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके सभी एलिमेंट्स के साथ, 1a 1b और 1c, ठीक है। सेकंड 2a 2b और 2c, और थर्ड एलिमेंट्स क्या आएगा, 3c 3a और 3b। आई ये चीज समझ में। और एक चीज ए क्रॉस बी होगा, अगर जर्नल में लिखूं ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए और बी, हमें पता, या फिर हम लिख लेते हैं इसको एक्स और वाई, ठीक है। एक्स और वाई ऐसे ही हम ऑर्डर पेयर कैसे बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, जो एक्स होगा वो बिलोंग करेगा ए से, और जो वाई होगा सेकंड एलिमेंट होगा वो बिलोंग करेगा बी सेट से, ठीक है। आइए चीज समझ में। भाई ए क्रॉस बी को अगर इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है, कैसे लिखेंगे हम, एक्स वाई का ऑर्डर पेयर, एक्स जो होगा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, और सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड से, ये ए से बिलोंग और ये बी से बिलोंग। आइए चीज समझ में। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, बी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं। अब की बार क्या होगा, बी क्रॉस ए के अंदर, बी क्रॉस ए के अंदर क्या होगा, ये दोनों एलिमेंट्स अपोजिट आ जाएंगे, y और x बिलोंग्स टू, y किससे बिलोंग करेगा, b से बिलोंग करेगा। अब की बार देखो y b से बिलोंग करेगा, और जो x होगा वो बिलोंग करेगा किससे, a से, ठीक है। आई ये चीज समझ में। इसका मतलब क्या हो गया भाई, y की वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या वैल्यू मिल रही है, x, या फिर ये कह सकते हैं हम y के साथ कौन अटैच है, x अटैच है, y1 के साथ तो x1, y2 के साथ x2, ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं और किसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट को, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर ये कह दिया जाए भाई जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, या फिर इसको लिख दो एन ऑफ ए क्रॉस बी, किसके बराबर होंगे, ये होंगे x इंटू वाई के बराबर। मतलब जो x है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, और बी y है वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। लिख लेते हैं इसको हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, और y क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। आई ये चीज समझ में। क्या चीज, x क्रॉस y से, मतलब टोटल नंबर ऑफ यदि एलिमेंट्स निकालने हो किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के, कैसे निकालेंगे, x क्रॉस y से, ठीक है। आया यहां तक समझ में। नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट थिंग है रिलेशन। रिलेशन का मतलब होता है दो सेट्स के बीच किस टाइप का रिलेशन है या कनेक्शन है, क्या कहेंगे हम, कनेक्शन बिटवीन टू सेट्स, ठीक है। भाई दो सेट्स के बीच किस टाइप का कनेक्शन है उसको ही हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। तो इसके लिए हमें अगर नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हो, मान लिया एक सेट ए है, ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है m। इसी तरह एक सेट दे दिया हमें b, b के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए n। अगर हमें ये कह दिया जाए भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो इस रिलेशन के, तो या फिर ये कह सकते हैं हम नंबर ऑफ रिलेशंस बताओ कितने बनेंगे ए और बी के अंदर। नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन ए एंड बी किसके बराबर होगा, 2 की पावर mn। आइए चीज समझ में। भाई अगर हमें क्या कह दिया जाए, दो सेट्स दे दिए और उनके बीच कह दिया जाए भाई रिलेशन निकालो, कितने नंबर ऑफ रिलेशन ए सेट बी के साथ बना सकता है,
तो किसके बराबर होगा 2 की पावर mn, जो m क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A और n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B है। ठीक है, यहां तक पता चला। नंबर ऑफ रिलेशन इसको हम कैसे कर सकते हैं A टू B भी कह सकते हैं। ठीक है, A टू B के नंबर ऑफ रिलेशंस। नेक्स्ट आया फंक्शंस। हमारा मेन टॉपिक क्या है फंक्शंस है। अब हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन। फंक्शंस देखो, मान लिया कोई एक सेट है A सेट, ठीक है, और एक सेट है B सेट। अब क्या कह दिया f कोई फंक्शन कह दिया A गोज टू B, A टू B कोई भी फंक्शन जहाँ। एक चीज और देखो, जैसे एक ऐसे हम कोई भी फंक्शन को लिख सकते हैं और एक लिख सकते हैं हम इस फंक्शन को ऐसे भी। भाई A टू B कोई फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे कोई एलिमेंट्स है 1 2 3 A B और C, इसकी इसके साथ क्या दे दी अटैचमेंट दे दी, इमेज दे दी। तो अब हमें इसके अंदर फंक्शन बताना है, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या दूंगा मैं, फंक्शन की डेफिनेशन होगी सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव अ यूनिक इमेज इन सेट बी। मतलब ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी एक यूनिक इमेज होगी किसके अंदर बी के अंदर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इमेज ऑफ वन अंडर एफ। फर्स्ट चीज क्या आई इमेज ऑफ वन अंडर एफ इज ए, मतलब वन की इमेज क्या है ए है। इसी तरह क्या लिख सकते हैं हम इमेज ऑफ टू अंडर एफ इज बी है। इसी तरह थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं इमेज ऑफ थ्री अंडर एफ इज सी। मतलब हमने क्या काम किया, एक वन की इमेज लिख दी, टू की इमेज भी अलग है और थ्री की इमेज भी अलग है। तो हमने क्या कह दिया ये मैपिंग है। एफ क्या एक वन टाइप ऑफ फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ मैपिंग। इसकी डेफिनेशन लिखूंगा एक और, अगर मेरे को लिखनी है तो क्या लिखूंगा फंक्शन इज अ मैपिंग ऑफ सेट ए टू बी, सेट ए टू सेट बी। मतलब फंक्शन क्या बता रहा है हमें, मैपिंग बता रहा है सेट ए की किसके साथ बी के साथ। अब देखो फर्स्ट टाइप हमने ऐसे लिख दिया कोई भी फंक्शन। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं भाई, वन की वैल्यू पुट करने के बाद हमें वैल्यू क्या मिलने लग रही है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं एफ ऑफ वन इज इक्वल टू ए के बराबर लिख सकते हैं, एफ ऑफ टू इज इक्वल टू बी के बराबर लिख सकते हैं, एफ ऑफ थ्री किसके बराबर लिख सकते हैं सी के बराबर लिख सकते हैं। ये भी एक टाइप है, किसका टाइप है फंक्शन डिनोट करने का टाइप है, ऐसे फंक्शन लिखने का टाइप है। टू टाइप्स हो गए, थर्ड टाइप लिख लेते हैं, ये भी लिख सकते हैं भाई जो इनकी प्री इमेज क्या है ये है। अगर इनकी इमेज ये है तो इनकी प्री इमेज क्या होगी, ये पीछे वाली साइड ए होगी, तो प्री इमेज ऑफ ए अंडर एफ। एफ का मतलब क्या, अंडर एफ का मतलब क्या है भाई, फंक्शन ने, ये फंक्शन है कोई, फंक्शन ने डिफाइन कर रखा है ए की जो प्री इमेज है वो क्या है वन है। ऐसे ही प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ क्या है टू है। ऐसे ही थर्ड पॉइंट आया, प्री इमेज लिख दी हमने सी की क्या थ्री। मतलब ए की इमेज, अगर वन की इमेज ए है तो ए की प्री इमेज क्या होगी, जो बैक पॉइंट है वन टू थ्री वो क्या होंगे, इनको मैं कह देता हूं प्री इमेज है, ये प्री इमेज हो गए। और ये पोस्ट इमेज या इमेज कह सकते हैं, पोस्ट इमेज या फिर इमेज डायरेक्ट भी कह सकते हैं हम। ठीक है, यहां तक समझ आया। तीन तरीकों से हम फंक्शन को लिख सकते हैं, या तो ये कह सकते हैं भाई इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है। सेट फंक्शन की अगर डेफिनेशन लिखनी हो, एक तो क्या होगी फंक्शन इज ए मैपिंग ऑफ सेट ए टू सेट बी, और अगली क्या है एक डेफिनेशन, एक डेफिनेशन ये भी है भाई सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक यूनिक इमेज होगी किसके अंदर बी सेट के अंदर। तो ये एक डेफिनेशन ये आ गई, और एक डेफिनेशन हमारी ये आ गई। अब भाई अगर मैं वन पुट करता हूं इनपुट्स, ये भी कह सकता हूं मैं ये इनपुट है, ठीक है आई समझ में, इनपुट है। अगर मैं वन पुट कर रहा हूं तो ये ए आएगा, ये बी आएगा और ये सी आएगा, और ये क्या है ये आउटपुट्स हैं।
अब देखो जो फंक्शन है एक टाइप का क्या है, स्पेशल केस है। किसका स्पेशल केस है? ये स्पेशल केस है या तो कहते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का, या फिर क्या कहते हैं रिलेशन का स्पेशल टाइप। यहां पे हम लिख देते हैं डेफिनेशन, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन। ठीक है। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। जो फंक्शन होगा, फंक्शन भी क्या होगा, फंक्शन एक, अगर एफ में लिख देता हूं, सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक है। देखो अब हम इसको डिफाइन करते हैं। हमें पता है ए सेट है हमारे पास 1 2 3, बी सेट हमारे पास क्या है, ए बी और सी। ठीक है। अगर हमें लिखना है क्या, फंक्शन लिखूंगा मैं। फंक्शन मेरे को पता है क्या होता है फंक्शन, इसके एलिमेंट्स की इस एलिमेंट्स के साथ मैचिंग, मतलब 1 की ए के साथ मैचिंग, 2 की बी के साथ मैचिंग और 3 की सी के साथ मैचिंग। ये क्या बना हमारा, ये बना है फंक्शन एफ गोज टू ए टू बी। ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1a 1b 1c, इसी तरह 2a 2b और 2c, इसी तरह क्या होगा 3a 3b और 3c। आइए चीज समझ में, क्या चीज आया, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर तो सब सारे एलिमेंट्स की सबके साथ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ लिखो इसके साथ आउटपुट इनपुट्स। लेकिन जो फंक्शन होता है उसके अंदर क्या होगा, बस डायरेक्ट मैपिंग, एक एलिमेंट की एक के साथ ही मैपिंग होगी। तो हमने ये चीज लिख दिया। अब देखो जो इसके एलिमेंट्स हैं इसके अंदर है या नहीं है, 1a है, 2b भी है और 3c भी है। इसका मतलब जो f क्या बन गया, a क्रॉस b का सबसेट आ गया। तो f मैंने कह दिया कोई भी फंक्शन होगा दो सेट्स के अंदर तो वो क्या होगा, क्या सबसेट होगा किसका, a क्रॉस b का, उनके बीच की कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। आइए यहां तक समझ में। नेक्स्ट देखेंगे हम, एक पॉइंट है, एक नोट है इसके अंदर, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ए यूनिक इमेज इन सेट बी। देखो डेफिनेशन दी थी, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव अ यूनिक इमेज इन सेट बी। ठीक है। ये डेफिनेशन हमने किसकी लिख दी, फंक्शन की लिख दी। तो इसी तरह दो पॉइंट्स लिखते हैं हम, ए फॉर ऑल, जो ए है यदि बिलोंग करता है ए से तो हम क्या लिखेंगे, एक फंक्शन क्या लिखेंगे, ए और एफ ऑफ ए लिखेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, ये चीज आई या नहीं आई समझ में भाई। फॉर ऑल, अगर कोई भी फंक्शन है एक के साथ एक जुड़ा हुआ है और एवरी एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है सेट बी के अंदर, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए है, तो अगर मैं ए की वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगी, एफ ऑफ ए मिलेगा। यही क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन होती है। ठीक है। एक नेक्स्ट पॉइंट और देखो, अगर ए बी बिलोंग, ए बी और बी सी दोनों बिलोंग करते हैं किससे, किससे बिलोंग करेंगे, ये भी ए से बिलोंग करता है और ये भी, ये बी से बिलोंग करता है मान लिया, तो यहां से देखो क्या चीज आया, इसका मतलब ए और सी भी आया। ठीक है, ये चीज आई नहीं। या फिर क्या कह सकता हूं मैं, ये भी कह सकता हूं इसके अंदर जो बी होगा वो क्या होगा, यहां पे ए लिखो, जो बी होगा वो इक्वल होगा किसके, सी के इक्वल होगा। यही चीज तो पता चली हमें।
अगर ये चीज पता चली, अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। देखो फर्स्ट में क्या है, ए और ए है, मतलब ए ही है। सेकंड में क्या क्या है, बी और सी। यहाँ पे देखो अगर मैं ए की वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे को दो आउटपुट मिल रही है। ये चीज बताओ, एक कभी भी एक इनपुट की दो आउटपुट पॉसिबल है? ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज नॉट अ फंक्शन। आई ये चीज समझ में? भाई एक किसी भी एलिमेंट की दो इमेज पॉसिबल ही नहीं है। ये मैं क्या कहता हूं, सेट ए के अंदर है और ये सेट बी के अंदर है, तो ये चीज कभी पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या कह दिया, जो ये फंक्शन कभी भी डिफाइन हम नहीं कर सकते। ठीक है, आया यहां तक समझ में? अब हम नेक्स्ट करते हैं रेंज। ठीक है, अब हम डोमेन लिखते हैं। डोमेन क्या होगी, डोमेन होगा इनपुट के सारे एलिमेंट्स। इनपुट क्या है हमारे पास, ए है, तो मैं क्या कह दूंगा, जो ये इनपुट है इसको मैं डायरेक्ट डोमेन कह दूंगा। जो सेट ए होगा जिसकी वैल्यू मैं पुट करने लग रहा हूं, वो क्या होंगे, डोमेन्स के एलिमेंट्स हो गए। या फिर इनको क्या कह सकता हूं मैं, जो प्री इमेज हैं वो सभी क्या हैं, डोमेन के एलिमेंट्स हैं। जो सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे मेरे को इमेज के बाद, ठीक है, आइए जी समझ में। भाई सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या है, कोडोमेन। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 सी डी ए एफ, ये है। जैसे इसके अंदर देखो एक एलिमेंट की एक इमेज है, 2 की डी है, 3 की ई है, साथ में क्या है, एफ बचा हुआ है। तो ये हमारी क्या होगी, ये फंक्शन है या नहीं है, ये फंक्शन है। क्यों है फंक्शन, क्योंकि एक एलिमेंट की सेट बी के अंदर क्या है, एक ही इमेज है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव अ यूनिक इमेज इन सेट बी के अंदर। तो हमने लिख दिया ये एक फंक्शन है। ठीक है, अब कोडोमेन, कोडोमेन डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन होगी जो सेट ए है, सेट ए के अंदर डोमेन हुई वो क्या हुई, 1 2 और 3। और जो कोडोमेन होगी वो क्या होगी, कोडोमेन होगी सेट बी, कंप्लीट सेट बी, सी डी ई और एफ। ये चीज आई समझ में? हमने डोमेन और कोडोमेन पढ़ दी। थर्ड पॉइंट है रेंज। रेंज, रेंज क्या होता है, रेंज होती है क्या, फंक्शनल आउटपुट, कोलेक्शन ऑफ फंक्शनल आउटपुट। मतलब फंक्शनल आउटपुट का मतलब क्या है, आउटपुट जो वैल्यू मैंने इनपुट रखी थी उसके कारण जो आउटपुट्स मेरी आई है, ड्यू टू द इनपुट्स व्हाट वी गेट दैट इज रेंज। मतलब 1 के पुट करने के बाद हमें क्या मिला है, सी मिला है, 2 के पुट करने के बाद हमें क्या मिला है, डी मिला है, और 3 के पुट करने के बाद हमें क्या मिला है, ई। तो इसके अंदर जो रेंज आई इस फंक्शन के अंदर क्या आएगी हमारी, सी डी और ई आएगी। जो जो फंक्शनल आउटपुट्स हैं वो क्या है, हमारी रेंज है किसी भी फंक्शन की। ठीक है, देखो जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये बताइए, ये कोई फंक्शन है, देखो 1 की इमेज x है, 1 की इमेज y है, 2 की इमेज y है, 3 की इमेज z है। अब हमें पता है एक एलिमेंट की एक ही इमेज होती है,
कभी भी एक एलिमेंट की दो इमेज पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो वन के साथ देखो क्या क्या जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसका फंक्शन लिखूंगा सेट ए टू बी 1ax और 1y, मतलब सेम एलिमेंट की दो अलग अलग इमेज आई, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। दिस इज नॉट अ फंक्शन। अब पता चला भाई एक एलिमेंट की एक ही यूनिक इमेज होगी, सेकंड किस में, सेकंड सेट में। देखो नेक्स्ट, इसी तरह हम एक दो एग्जांपल और देखते हैं। ये बताइए ये फंक्शन है या नहीं है। देखो 1 की एक इमेज है, 2 की भी इमेज है और 3 की भी इमेज है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताओ मेरे को ये फंक्शन का एग्जाम्पल है या नहीं है। ये फंक्शन का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि जो एक सेट के अंदर एलिमेंट्स है उनकी सबकी एक यूनिक इमेज है। देखो 1 की एक्स है, 2 की एक्स है, टू एलिमेंट्स की सेम इमेज तो पॉसिबल है, लेकिन 1 की 2 इमेज पॉसिबल नहीं होती। इसका मतलब दिस इज अ फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, इसकी डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन किसके बराबर आया, 1 2 और 3। कोडोमेन क्या है इसकी, कोडोमेन होगी एक्स वाई और जेड। और जो रेंज लिखनी है हमें वो किसके बराबर होगी, एक्स और जेड। आई ये चीज समझ में, हमें डोमेन कोडोमेन और रेंज कैसे लिखनी है किसी भी फंक्शन की। डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो एक चीज क्या कहूंगा मैं, रिलेशन, यदि रेंज और कोडोमेन में रिलेशन बोलूं मैं तो क्या होगा, रेंज सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का। क्यों? क्योंकि जो रेंज के एलिमेंट्स है वो किस में मिलेंगे, हमें कोडोमेन के अंदर मिलेंगे। देखो रेंज के अंदर क्या है, एक्स और जेड, और कोडोमेन के अंदर क्या है, एक्स वाई जेड। एक्स और जेड दोनों में, इसका मतलब रेंज क्या बन गया हमारा, कोडोमेन का सबसेट बन गया। अब देखो जैसे हम एग्जांपल कर लेते हैं एक, एफ ऑफ एक्स दे दिया हमें 1/x के बराबर। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या, डोमेन और रेंज निकालनी है। अब हमें पता है अगर कोई भी फंक्शन है उसकी वैल्यू रियल तभी आएगी जब हम डोमेन भी क्या पुट करेंगे, रियल पुट करेंगे। किसी भी फंक्शन को फाइनाइट बनाने के लिए डोमेन भी हमारी क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स की रियल वैल्यू कब आएगी, एक्स की वैल्यू क्या पुट करने के बाद आएगी, एक्स की वैल्यू 0 से, 0 को छोड़कर एक्सेप्ट 0 हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। देखो अगर मैं x की जगह 0 पुट कर देता हूं, अगर x की जगह 0 पुट कर दी तो ये फंक्शन क्या बन गया हमारा, इनफाइनाइट बन गया, अनडिफाइंड बन गया। तो मैं क्या कहूंगा, डोमेन किसके बराबर आया, डोमेन आया रियल नंबर -0। 0 मैंने माइनस कर दिया किस में से, रियल नंबर में से। माइनस इन, इसको क्या लिखते हैं हम, ये भी लिखते हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट माइनस ऑफ 0। ठीक है, इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट टू 0 यूनियन 0 टू इनफाइनाइट। आई ये चीज समझ में, हमने डोमेन लिख दी। अब क्या लिखना है, रेंज लिखना है। एफ ऑफ एक्स को हम क्या पुट कर लेते हैं, वाई पुट कर लेंगे रेंज निकालने के लिए। तो एफ ऑफ एक्स को वाई पुट कर दिया, वाई इज इक्वल टू किसके बराबर आया, एक्स के बराबर। अब हम यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1/y के बराबर। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू रियल चाहिए, रियल चाहिए मतलब y की वैल्यू अब नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो x इज इक्वल टू 1/y वेयर, ये लिखो इज रियल व्हेन y इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब मैं y किससे बिलोंग करूंगा, y बिलोंग्स टू आ गया y इज रियल नंबर -0। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको ये भी लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट -0।
आई ये चीज समझ में? भाई कोई भी फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आएगी, रियल वैल्यू आएगी जब हम रियल वैल्यू ही पुट करेंगे। तो एक नोट क्या आया, इफ ओनली रिलेशन गिवन देन डोमेन इज सेट ऑफ रियल एक्स फॉर विच वाई इज रियल। मतलब ये आया कोई भी फंक्शन हमें दे रखा है रियल फंक्शन, तो क्या होगा, जो y है y मस्ट बी, y इज रियल व्हेन x इज रियल। आई ये चीज समझ में? यदि कोई भी फंक्शन रियल नंबर रियल गिवन दे दिया तो y रियल कब होगा, जब x भी रियल होगा, तभी हम y को भी ये कहेंगे भाई ये भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। दे दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो ये चीज सोल्व करनी है, इसकी डोमेन बताओ पहले तो क्या आएगी डोमेन। डोमेन की वैल्यू देखो, डोमेन की वैल्यू अब हमें क्या चीज है, अब हमें पता होता है जो डोमेन होती है, डोमेन का मतलब क्या होता है, y की रियल वैल्यू तभी आएगी जब मैं x को रियल पुट करूंगा। ठीक है, ये चीज समझ में? तो y की वैल्यू रियल कब आएगी, जब x वैल्यू कुछ भी हो, रियल नंबर कुछ भी पुट कर सकता हूं मैं, तो इसको लिख दिया मैंने डोमेन क्या आई, रियल नंबर आई इसकी। अब इसकी रेंज निकालनी है, रेंज निकालने के लिए क्या करता हूं मैं, x की वैल्यू निकालता हूं, तो x इज इक्वल्स टू, इसको लिख दिया मैंने x इज इक्वल टू रूट वाई। तो अब हमें पता है रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है। तो मैंने क्या काम किया, x और y को क्या कर दिया, x और y को रिप्लेस कर दिया, तो y किसके बराबर आया, रूट x के बराबर आया। ठीक है, आई ये चीज समझ में? तो x की वैल्यू क्या आई, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, जीरो से लेकर, और इसके साथ ये आएगा। आई ये चीज समझ में? इसकी जो डोमेन क्या आई, रियल नंबर आई, जो रेंज आई वो क्या आई, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन जीरो हो सकता है, जीरो का स्क्वायर क्या होगा, जीरो, तो इसलिए मैंने क्या काम किया, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक इसकी रेंज लिख दी। लिए जैसे 0/0 है, 1/0 है, रूट के अंदर नेगेटिव है, या फिर लॉग के अंदर नेगेटिव है, लॉग बेस नेगेटिव वैल्यू कोई भी, जो ये चीज होती है ये कभी डिफाइंड नहीं होती, इनको मैं क्या कह दूंगा, नॉट डिफाइंड वैल्यूज, नॉट डिफाइंड वैल्यूज। आई ये चीज समझ में? अगर 0/0 हो, 1/0 हो, माइनस नेगेटिव हो, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव हो या फिर लॉग के अंदर नेगेटिव हो, तो उनको मैं क्या कहूंगा, नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन की यदि डेफिनेशन लिखनी है तो हम जनरली अभी यहाँ पे फंक्शन के अंदर 0/0, 1/0, रूट के अंदर नेगेटिव और लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू कभी भी पॉसिबल नहीं होती, या फिर क्या कह दिया हमने, नॉट डिफाइंड वैल्यूज या फिर नॉट पॉसिबल, ये चीजें कभी भी पॉसिबल नहीं होती। तो इनको सोल्व करने के लिए हमें कोई ना कोई अलग मेथड यूज करना होता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। अभी कंटिन्यूअस की एक जनरल डेफिनेशन ले लेते हैं फंक्शन के अंदर। भाई अगर मैं किसी भी फंक्शन को ग्राफ में कन्वर्ट, मतलब ग्राफ बना सकता हूं किसी भी फंक्शन का विदाउट रूलर, मैंने बिना पेन उठाए ये ग्राफ बना दिया ऐसे, ठीक है, विदाउट एनी रूलर का यूज किया मैंने और एक ग्राफ बना दिया कंटिन्यूअस, इस ग्राफ को मैं क्या कहूंगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, आई ये चीज समझ में? और कंटिन्यूअस फंक्शन के अंदर क्या होगा, एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, एक मैक्सिमम वैल्यू और एक क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, आई ये चीज समझ में? और क्या काम किया हमने, डिसकंटिन्यूअस बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको एक पर्टिकुलर रेंज में डिवाइड कर देते हैं। पता चला कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। अब देखो रेंज लिख लेते हैं हम इसकी, रेंज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। रेंज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होगी, माइनस वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू, मतलब रेंज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन होगी
मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लिख लो यहाँ पे, मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसकी डोमेन क्या होती है? डोमेन होती है इसकी -π/2 टू π/2, और जो रेंज होगी, रेंज किसके बराबर आएगा? रेंज आएगा x की जगह जब मैं -π/2 और +π/2 पुट करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? -1 और 1। और यहाँ पे देखो जो -1 होगी वो क्या होगी? मिनिमम वैल्यू, और +1 होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी। आई ये चीज समझ में? कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में हमने एक जनरल डेफिनेशन लिख दी। यदि मैं किसी भी ग्राफ को बिना पेन उठाए कंटिन्यूअस बना सकता हूं विदाउट एनी हेल्प ऑफ रूलर, तो उसको मैं क्या कहूंगा? कंटिन्यूअस फंक्शन कहूंगा। कंटिन्यूअस फंक्शन की रेंज क्या होती है? मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू होती है। हमने एक एग्जांपल ले लिया साइन एक्स का। भाई साइन एक्स की अगर डोमेन देखूंगा मैं तो -π/2 टू π/2, और रेंज क्या होती है? आउटपुट होती है। हमने x की जगह ये वैल्यूज पुट की है और हमें गेट क्या प्राप्त हुआ? -1 और 1। ये किसका एग्जांपल हो गया? ये कंटिन्यूअस फंक्शन का एक एग्जांपल आ गया। अब नेक्स्ट कुछ हम आइडेंटिटीज कर लेते हैं, लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। इन फंक्शन की डोमेन कैसे निकालेंगे हम? देखो डोमेन, जब कोई भी फंक्शन x प्लस माइनस जी दे दिया, मतलब डोमेन ऑफ डी एफ प्लस डी जी दे रखा है, तो ये किसके बराबर होगी? दोनों फंक्शन की क्या? इंटरसेक्शन, मतलब दोनों का कॉमन वैल्यू, डी ऑफ एफ इंटरसेक्शन डी ऑफ जी। ठीक है, आइए चीज समझ में। तो हम कोई फंक्शन ले लेते हैं, एग्जांपल 1/x प्लस रूट ऑफ x प्लस 1। अब हमें पता है किसी भी नंबर, ये चीज क्या है? एक y की वैल्यू है। y की वैल्यू रियल कब आएगी? जब हम x की वैल्यू रियल पुट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो 1/x है, मतलब x की वैल्यू 0 तो होनी नहीं चाहिए, और कुछ भी हो तो इसको लिख दिया मैंने r-0। ठीक है, प्लस, और देखो यहाँ पे √x प्लस 1। √x प्लस 1 का मतलब क्या है? जो अंदर की वैल्यू हो क्या होगी? x प्लस 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे x की वैल्यू आई ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब हम इनको क्या काम करेंगे? नंबर लाइन के ऊपर बना लेंगे। ये 0 है। अब देखो 0 को छोड़ के कोई भी वैल्यू हो, ये कौन सी है? ये वैल्यू है हमारी। और नेक्स्ट क्या है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। -1 कहाँ है हमारा? ये है -1। तो -1 या -1 से ज्यादा किस साइड ग्राफ आएगा? किस साइड नंबर लाइनिंग ड्रॉ होगी? राइट साइड ड्रॉ होगी। ठीक है, तो अब देखेंगे हम इन दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा है। कॉमन पोर्शन कौन सा है इन दोनों का? यहां से यहां तक का क्या आया? कॉमन पोर्शन आया। तो डोमेन क्या लिखूंगा? डोमेन f प्लस डोमेन g किसके बराबर आएगा? देखो -1 से लेकर इनफाइनाइट तक, और क्लोज इंटरवल है लेफ्ट साइड में, -1 टू इनफाइनाइट लिख दिया मैंने। और बीच में देखो 0 नहीं है, मतलब मैंने माइनस कर दिया 0। इसका मतलब क्या हुआ? देखो पहले हमने 1/x की डोमेन निकाल ली। भाई रियल नंबर पुट कर सकता हूं मैं एक 0 को छोड़ के। क्यों? क्योंकि 0 को अगर पुट करूंगा तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। इसी तरह हमें पता है अगर कोई भी वैल्यू रूट के अंदर है, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू है तो वो क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, ये भी पता है हमें। तो यहां से x की वैल्यू निकाल ली। अब हम इसको कहां ड्रॉ करके देखते हैं? इसको ड्रॉ करके देखते हैं नंबर लाइन के ऊपर। -1 से ग्रेटर राइट साइड, और यहाँ पे 0 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज है। इस साइड है ये माइनस इनफाइनाइट और इस साइड है प्लस इनफाइनाइट। तो ये चीज भी मैंने लिख दी। तो क्या आया हमारा? -1 से इनफाइनाइट, और उसमें से 0 हमने क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया। एक्सेप्ट 0 फ्रॉम -1 टू इनफाइनाइट तक क्या आया?
हमारी डोमेन आ गई किस फंक्शन की, जो ये फंक्शन है हमारा। ठीक है, आई यहां तक समझ में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। इसी तरह क्या होगी, डी ऑफ एफ इंटू डी ऑफ जी होगा, ये भी क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन होगा। इसी तरह डी ऑफ एफ बाय डी ऑफ जी है, ये भी क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन। बट एक चीज क्या, जो डी ऑफ जी है या जी, इसको लिख दो एफ एक्स इंटरसेक्शन जी एक्स, और जो जी एक्स है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। आई समझ में ये चीज। भाई जो जी एक्स यदि जीरो हो गया तो जो इन फंक्शंस की डोमेन आएगी वो क्या आएगी, इनफाइनाइट या अनडिफाइंड आ जाएगी। इसलिए हमने जी एक्स को नॉट इक्वल टू जीरो कर दिया। बस यही चीज हम ऐसे डिफाइन करते हैं किसी भी फंक्शन की डोमेन। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है y इज इक्व टू रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वन, इसकी डोमेन निकालनी है। डोमेन निकालेंगे तो क्या आएगा, अब हमें पता है रूट की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वेयर प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और एक्स स्क्वेयर किसके बराबर आया, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। अब एक चीज देखो यहाँ पे, जो किसी भी नंबर का स्क्वायर है माइनस वन हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब एक्स स्क्वेयर क्या आया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आया। तो अब हम क्या काम करेंगे, इसको नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करेंगे, नंबर लाइन जीरो और इस साइड। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। तो इसकी जो डोमेन बन गई वो क्या बन गई, डोमेन बिलोंग्स टू जीरो टू इनफाइनाइट। कोई भी नंबर है उसका स्केयर क्या होगा, जीरो या फिर पॉजिटिव आएगा, तो इसका भी क्या आएगा, यही चीज तो आई। अब हम इसकी रेंज लिख लेते हैं, वाई रेंज, रेंज किसके बराबर आएगी, अगर मैं जीरो पुट करता हूं तो क्या आएगा, वन आएगा, अगर वन पुट करता हूं तो क्या आएगा, टू आएगा। मतलब यहाँ ये कहां से शुरू होने लग रहा है, वन से लेके इनफाइनाइट तक। ये क्या आई, हमारी रेंज आई। अगर मैं देखो जीरो पुट की, यहाँ पे क्या आया हमारा, वन आया है, एक नंबर ज्यादा आया है। जैसे ही मैं वन पुट करूंगा नेक्स्ट वैल्यू आएगी, वन मोर देन डोमेन आया है। ठीक है, आई ये चीज समझ में। ऐसे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ये आपको खुद करने पड़ेंगे। ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए है।